गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है नीट और जेई के लिए, आज इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने देखा कि चार्ज जो है फ्लो करता है, उसके फ्लो करने की रेट को करंट बोला जाता है। एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, रेजिस्टर में कैसे करंट फ्लो करता है, ओम्स लॉ क्या होता है, और एंड में हमने किरचॉफ्स लॉ तक कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। देखिए, किरचॉफ्स लॉ से हम कोई भी सर्किट जो है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्किट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, तो इक्वेशंस काफी सारी बनने लगती हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना कई बार काफी मुश्किल हो सकता है। तो वहां पर हमें कॉम्बिनेशन हेल्प करते हैं। तो अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं तो उन सबको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। तो उस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो वो हम कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूलों से बता सकते हैं। आगे हम बैटरी का भी कॉम्बिनेशन देखेंगे कि बैटरीज भी अगर ज्यादा हैं तो उनको अगर एक इक्विवेलेंट बैटरी की तरह मानना है तो उसका क्या हमें ईएमएफ होगा, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कैसे माना जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि जैसे मान लो हमें कोई भी एक डब्बा दे दिया, बॉक्स दे दिया, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा अंदर क्या है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो, हमने ओम्स लॉ में क्या देखा था, कोई भी रेजिस्टर हो, अगर उसके अक्रॉस हम V वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं और अगर I करंट इस बैटरी से फ्लो करता है, तो ये रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू V बाय आई। ठीक है। अब देखो, इस बॉक्स में कुछ भी है, अगर हमें उसका एक इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो सारे रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर सके, तो हम क्या करते हैं, अब हमने जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी और उससे एक I करंट जाता हुआ मान लिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस कॉम्बिनेशन का, वो क्या हो जाएगा, V बाय आई हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। इसी के आधार पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो हम रेगुलर कोर्स में वो करते भी हैं, यहाँ पर हम वो डेरिवेशन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस फॉर्मूले देखेंगे और उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है किसी भी तरह की, उसकी उसको मेनली हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल। ऐसा भी नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन को सीरीज पैरेलल में कैटेगराइज किया जा सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली रिजल्ट सीरीज और पैरेलल के लिए हम याद रखते हैं और उसको यूज करके सारे कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स ज्यादातर बताए जा सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो फिर उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सीरीज में जब एलिमेंट्स होते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे आगे हम कैपेसिटर की बात करेंगे, इंडक्टर की बात करेंगे, बैटरीज की बात करेंगे, अगर सीरीज में कभी भी एलिमेंट्स है तो मेन चीज क्या होती है, सीरीज का मतलब वो एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए, जैसा हमने कैपेसिटर में भी डिस्कस किया था, और उनमें सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में। ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड और सेम करंट फ्लो थ्रू ईच एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये ट्रू नहीं है कि अगर सभी एलिमेंट में सेम करंट जा रहा है तो वो सीरीज में होंगे। वो तो पैरेलल में भी हो सकता है कि बाई चांस किसी केस में सेम करंट चला जाए। तो सीरीज में होंगे तो एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए, और सीरीज में होंगे तो सेम करंट जाएगा। लेकिन सेम करंट जा रहा है इसलिए सीरीज में होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। अब इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, तो अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपल चीज है, आसानी से याद रहती है, ये भी जो है 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले भी कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका सबको आइडिया होता है कि सीरीज में रेजिस्टर्स हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 समेशन हो जाता है। अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है, जब सारे रेजिस्टर्स का एक एंड एक कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट पे कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड एक दूसरे कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट पे कनेक्टेड होता है, तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग जाता है,
सेम भी जा सकता है। मेन चीज क्या है, सबका एक एंड एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे होना चाहिए, दूसरा एंड एक दूसरे कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे होना चाहिए, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, करंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें ये जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो सबका एक पॉइंट एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे कनेक्टेड है, दूसरा जो एंड है वो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/R इक्विवेलेंट, वो क्या जाता है 1/R1 + 1/R2 इस तरह से आ जाता है। ठीक है, इसमें भी अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो दो रेजिस्टर्स, ज्यादातर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो एक तो इसका जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, डायरेक्टली हमें वो भी याद रखना चाहिए कि इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है डायरेक्टली इट कैन बी रिमेंबर्ड एज R1 R2 by R1 + R2। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, हमें इनवर्स करना पड़ता है, तो कई बार क्या होता है कि हम इनवर्स करना भूल जाते हैं, तो इसलिए दो का अलग से ऐसे भी याद रख सकते हैं जिससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। और दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो उसमें करंट कैसे डिवाइड होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर मेन ब्रांच से आई करंट आ रहा है, ऊपर वाली से I1 गया, नीचे वाली से I2 गया, तो वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो I1 किसके बराबर हो जाता है, तो ऊपर से जैसे R1 से जाने वाला करंट I1 किस पे डिपेंड करेगा, ऑपोजिट रेशियो पे डिपेंड है, तो R2 by R1 + R2 into I। ऐसे I2 क्या हो जाएगा, R1/R1 + R2 into I। इस तरह से ये पैरेलल में करंट डिवाइड होता है दो रेजिस्टर्स में। इसको अलग से याद रखेंगे, फॉर्मूले को ध्यान अच्छा रहेगा। कैपेसिटर्स में ध्यान रखना है, चार्ज पैरेलल में डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिवाइड होता है, तो C1 पे आने वाला चार्ज क्या होगा, C1/C1 + C2 into टोटल चार्ज। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हीट स्टोन नेटवर्क। कई बार क्या होता है, हम ऐसा देखते हैं कि कई ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल समझ नहीं आता, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि वो व्हीट स्टोन नेटवर्क हो। व्हीट स्टोन नेटवर्क क्या होता है, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। ठीक है, 4 टर्मिनल्स होते हैं उसके, A B C D, जिसके सारे टर्मिनल्स आपस में रेजिस्टिव एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ दो टर्मिनल्स को छोड़ के, जिनको एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम देखें A और C रेजिस्टर से कनेक्टेड हैं, C और B कनेक्टेड हैं, B और D कनेक्टेड हैं, A और D कनेक्टेड हैं, C और D भी कनेक्टेड हैं, A और B डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सो दे कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कनेक्शंस। ऐसे ही नेटवर्क को व्हीट स्टोन बोलते हैं। अगर हम C और D को कहीं और कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो फिर व्हीट स्टोन नहीं कहलाता। समझ आ रहा है, 4 टर्मिनल नेटवर्क, सारे टर्मिनल्स आपस में रेजिस्टर से कनेक्टेड हैं। यही चीज कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल होती है, सेम कॉन्सेप्ट। जो दो टर्मिनल्स यहां पर जैसे A और B हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उसको एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क क्या कहलाता है, व्हीट स्टोन नेटवर्क। अब इसकी खास बात क्या होती है, देखो इसमें डायरेक्ट कोई सीरीज पैरेलल नहीं होता, लेकिन अगर ये जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस है R1 R3 और R2 R4, इनका प्रोडक्ट सेम हो जाए, R1 R3 = R2 R4, या रेशियो इसका R1/R4 = R2/R3 हो जाए, उस केस में C और D वाले पॉइंट का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। और पोटेंशियल कॉमन होता है तो ये जो R5 है बीच वाला रेजिस्टेंस, इससे जाने वाला करंट क्या हो जाता है, जीरो करंट हो जाता है। इसको बैलेंस कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना व्हीट स्टोन नेटवर्क सिंपल तभी होगा जब वो बैलेंस्ड होगा। तो बैलेंस्ड कब होगा, जब R1 R3 = R2 R4 होगा, C और D वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, R5 से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा, मतलब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, तो हम इस रेजिस्टर को हटा सकते हैं। अगर किसी ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा तो रेजिस्टर किसी मतलब का नहीं है, उस ब्रांच को हम हटा सकते हैं। तो हम उसको हटाकर सर्किट को सिर्फ ऐसे ही देख सकते हैं कि उसमें ये 4 रेजिस्टर्स बचेंगे, R1 R2 R4 एंड R3। ठीक है, तो इन्होंने जैसे PQRS से भी दे रखा है कि PQRS से बीच से करंट नहीं जाएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। और फिर इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि अब ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि अगर हम ये जो बीच वाला रेजिस्टर है गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच, इसको AB की जगह लगा दें और एक्सटर्नल कनेक्शन C और D के अक्रॉस कर दें, तो भी बैलेंस पॉइंट अनचेंज रहता है। यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह लगा दिया, बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दिया। ठीक है, अगर बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दिया तो, और गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह, तब भी सेम कंडीशन रहेगी कि अगर R1 R3 = R2 R4 होगा तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो होगा।
तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जो कई बार आ जाता है, और कई बार सीधे सीधे हमें व्हीट स्टोन दिखता नहीं है, छुपा हुआ होता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सेल्स के कॉम्बिनेशन का, कि सेल जो है वो भी दो तरह के कॉम्बिनेशन उसके हम डिस्कस करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेल सीरीज में कब होता है? जब सेल एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इसमें भी अगर सीरीज में है तो सबसे सेम करंट फ्लो करेगा। उन सबको हम एक इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है ये किसके बराबर होता है? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। यहां पे हमें ईएमएफ को पोलैरिटी के साथ रखना है। पोलैरिटी के साथ मतलब देखिए, अगर ये सब पैसी पॉजिटिव नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, सीधे ऐड होते जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस कोई सेल उल्टा लगा दिया, जैसे सब सीधे लगे हुए लेकिन एक सेल उल्टा लगा दिया, तो इसको फिर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। जैसे ये E1 E2 E3 है तो E इक्विवेलेंट में E1 प्लस E2 माइनस E3 ऐसे हमें करना पड़ेगा। ये पोलैरिटी का मतलब है। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, वो ऐड होगा, उससे पोलैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस ऐड ही होगा सीरीज में, चाहे सेल कैसे भी लगा दिया हो, रेजिस्टेंस तो सारे ऐड होंगे। तो ईएमएफ जब हम ऐड करेंगे तो हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है, लेकिन रेजिस्टेंस में डायरेक्टली हमें एडिशन का यूज करना है। ठीक है, अगर n आइडेंटिकल सेल्स हमने सीरीज में लगा दिए, जैसे ये E इनका ईएमएफ है, R इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे n आइडेंटिकल सेल्स हमने सीरीज में लगा दिए और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो फिर कितना करंट जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इनका इक्विवेलेंट देखेंगे। तो E ऐड होगा n टाइम्स, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाता है? Ne। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी n रेजिस्टेंसेस ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? NR। तो एक्चुअली ये जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा कि इसका जो E इक्विवेलेंट है ये आ जाएगा Ne, R इक्विवेलेंट जो है ये आ जाएगा NR, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो अब ये NR और कैपिटल R ये सीरीज में आ जाएंगे, तो जो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में वो क्या हो जाएगा? Ne अपॉन R प्लस N टाइम्स स्मॉल r। ठीक है, इसमें से अगर देखो एक सेल की हम पोलैरिटी रिवर्स कर दें, मान लो एक सेल की हमने पोलैरिटी अगर चेंज कर दी, तो कई बार हमें लगता है कि जो ईएमएफ हो n-1e हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है। देखो, एक की पोलैरिटी अगर हम रिवर्स करेंगे तो ऐड होने वाले n-1 बचेंगे। तो n-1e ऐड हुआ और उसमें से एक ही और सब्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल जो पोलैरिटी है वो n-2e हो जाएगी। यानी एक सेल को रिवर्स करने से दो सेल की पोलैरिटी कम हुई, एक तो वो एडिशन में कम हो गया और एक सब्ट्रैक्ट और होगा। तो ऐसे ही एक ये रिजल्ट हमें याद रखना है, कई बार हेल्प करता है कि पोलैरिटी ऑफ m सेल्स इज रिवर्स्ड देन इक्विवेलेंट ईएमएफ बिकम n-2m into e। ठीक है ना, इस आइडेंटिकल वाले केस की हम बात कर रहे हैं कि अगर m सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा? n-2m into e। जबकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो वही होगा NR, और एक्सटर्नल भी जोड़ देंगे तो NR प्लस R। तो करंट उस केस में क्या हो जाएगा? n-2m into e डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल R। तो ये हमें सीरीज कॉम्बिनेशन जो सेल का है उसका आइडिया ऐसा होना चाहिए कि कैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं, सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स अगर पैरेलल में है, तो अगर ऐसे सेल्स पैरेलल में हैं, उनके हर सेल का एक एंड एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे कनेक्टेड है, दूसरा एंड एक दूसरे कॉमन पोटेंशियल पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाता है? E1 by R1 प्लस E2 by R2 अप टू En by Rn डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2 अप टू 1 by Rn। इसमें भी ईएमएफ को कैसे यूज करना है? पोलैरिटी के साथ हमें यूज करना है। ठीक है, तो ईएमएफ को पोलैरिटी के साथ, इसमें भी क्या है, अगर सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी एक सेल का उल्टा कर दिया तो उसको फिर माइनस साइन वहां पर यूज करना पड़ेगा हमें। ईएमएफ जैसे ये यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसमें एक पॉजिटिव साइन ही रहेगा रेजिस्टेंस वाली टर्म में। और इनका इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो वैसा ही आएगा जैसा रेजिस्टर्स का पैरेलल में आता है।
तो 1 by r equivalent is 1 by r1 plus 1 by r2 up to 1 by rn। अच्छा, इसमें अगर m सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में हमने लगा दिए तो क्या होगा? देखो e by r ऐसी m टर्म्स आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 1 by r ऐसी भी m टर्म्स आ जाएंगी। तो m e by r ऊपर आएगा, m by r नीचे आएगा, m कट जाएगा, 1 by r कट जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उसका ईएमएफ ई ही आएगा। ये ध्यान रखना है, कई जगह पे ये सब चीजें भी यूज होती हैं जो हम रिजल्ट देख रहे हैं। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 by r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 by r plus 1 by r ऐसी m टर्म्स आएंगी तो m by r, तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा r by m। और करंट अगर निकालेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टर से, कि मतलब इसके अगर हमने यहाँ टर्मिनल्स में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है तो कितना करंट यहाँ से जाएगा? तो E तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो सेल का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया R बाय M। इसको सॉल्व करेंगे तो ME बाय MR प्लस R, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे सेल्स के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। तो देखो, ये एक 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन है, इसमें पूरा सीरीज पूरा पैरेलल नहीं है। 2 देखोगे पहले पैरेलल में है और उनका इक्विवेलेंट तीसरे के साथ सीरीज में आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट बताना है। तो पहले हम इसको देखें 10 वोल्ट और 4 वोल्ट, ठीक है। तो इनको हम देखें तो ये माइनस प्लस है और ये प्लस माइनस है, यानी ऑपोजिट पोलैरिटी में लगे हुए हैं। तो मैं E1 इक्विवेलेंट बोल देता हूं, ठीक है, E1 ही बोल देता हूं उसको, इक्विवेलेंट आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसके हिसाब से इसको पॉजिटिव मानते हुए लिखता हूं, तो क्या होता है E1 बाय R1, तो 10 बाय 2। अब जो 4 वाला उसके पैरेलल में उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है तो -4/2 ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो 10 बाय 2 हो गया 5, 4 बाय 2 हो गया 2, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 हो गया 1, तो ये आ गया 3 वोल्ट। और इसका इक्विवेलेंट R1 आ जाएगा 1 बाय 2, मतलब 2 और 2, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट ये नीचे जैसे हमने देखा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है अब इस तरह का हो गया। ये 6 वोल्ट वाले को अभी हमने कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दो, 6 वोल्ट, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये 1 ओम। और यहां पर जो ये वाला सेल है ये 10 और 4 का इक्विवेलेंट, हमने 10 को पॉजिटिव माना था और ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है, यानी 10 जैसी पोलैरिटी बनेगी। तो ऐसी पोलैरिटी बन जाएगी, ये माइनस प्लस, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम देखिए 6 वोल्ट और 3 वोल्ट किस में आ गए? सीरीज में, लेकिन इनकी भी पोलैरिटी ऑपोजिट है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो जो ओवरऑल ई इक्विवेलेंट आएगा वो 6 माइनस 3 वोल्ट आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट जो है 1 प्लस 1 2 ओम आ जाएगा। और 6 वाले को पॉजिटिव मानते हमने लिखा, तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, 3 वोल्ट एंड 2 ओम का। तो ये इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। यही हमने यहां पर इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है सेल्स के कॉम्बिनेशन को। अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। देखो, गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है जो बेसिकली क्या करती है, स्मॉल करंट को मेजर कर सकती है। ज्यादातर उसका यूज किया जाता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है डिफ्लेक्शन देता है। अगर एक तरफ करंट जा रहा होगा तो इधर डिफ्लेक्शन दिया, दूसरी तरफ जा रहा होगा तो ऑपोजिट में। तो हम ये चेक करने के लिए कि किसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है, ठीक है, बेसिकली एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेटी हुई होती है। यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट होता है, नॉर्थ साउथ पोल उसके हो गए, इधर पे एक पॉइंटर होता है, एक नीचे स्पाइरल स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अब इस कॉइल में करंट फ्लो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल जब होती है तो उसमें टॉर्क लगता है, और वो मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है BINA sin थीटा, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। तो एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है BINA, आसानी से ऐसे याद रखते हो, बीना साइन थीटा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ कॉइल, थीटा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर लूप का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है।
अब यह सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज किया जाता है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड को कैसा कर देता है, परपेंडिकुलर करता है। जैसे कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, वैसे ही इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाती है, जिस कारण से थीटा परमानेंटली 90 डिग्री हो जाता है और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इफेक्टिवली मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो किसके बराबर आ जाता है, BI/NA। अब ये टॉर्क क्या करता है, जब पॉइंटर को रोटेट करता है या इस कॉइल को रोटेट करता है, तो एक स्पाइरल स्प्रिंग रहता है या टॉर्शनल स्प्रिंग बोल सकते हो, जो एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसका रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो C/φ हो जाता है। C उसका टॉर्शनल कांस्टेंट, φ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो दोनों जब बैलेंस करेंगे तो वो पॉइंटर रेस्ट पे आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में जब मैग्नेटिक टॉर्क स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर हो जाता है, यानी कि बीना साइन थीटा इज इक्वल टू C/φ के बराबर हो जाता है। तो ये ठीक है, इसमें साइन थीटा तो 1 कर ही दिया हमने, तो बेसिकली ये कंडीशन आ जाती है कि BI/NA इज इक्वल टू C/φ। तो यहां से देखिए B एक परमानेंट मैग्नेट का कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गए कॉइल के लिए, एरिया कांस्टेंट हो गया, C कांस्टेंट हो गया, तो I इज प्रोपोर्शनल टू φ आ गया। तो इस तरह से हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन मतलब कि हमने 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराया, 1 मिली एम्पियर पे डिफ्लेक्शन आया 1 डिग्री, तो हम सीधे बोल सकते हैं 2 डिग्री डिफ्लेक्शन तब आएगा जब 2 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा, 3 डिग्री तब आएगा जब 3 मिली एम्पियर करंट जा रहा होगा। तो इस तरह से हम एक नोन करंट फ्लो करा के उसका डेविएशन देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी मार्किंग कर सकते हैं, और इस तरह से गैल्वेनोमीटर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि डिफ्लेक्शन के हिसाब से, मतलब डिफ्लेक्शन करंट के प्रोपोर्शनल आता है, अकॉर्डिंगली हम उसकी मार्किंग कर सकते हैं। अब इसमें एक टर्म यूज की जाती है, करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर वाला जो पार्ट है इसकी वर्किंग, ये बुक में एनसीईआरटी वगैरह में मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में दी हुई है, तो हम यहीं पर इसको कवर कर रहे हैं, तो वहां पे अलग से नहीं करेंगे। तो आपको बुक में या एनसीईआरटी में वहां पर मिलेगा ये। यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैसे एमीटर और वोल्टमीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, तो उसको भी यहाँ पर हम समझ लेंगे, क्योंकि वो काम आता है। करंट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और एनसीईआरटी में वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो चीजें हम यहीं पर इसके साथ कवर करेंगे। इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, एमीटर, वोल्टमीटर और मीटर ब्रिज वगैरह भी। ठीक है, तो मेनली एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, ये वाला पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में दिया रहता है कई जगह पर, तो हम उसको यहीं पर करंट में कंप्लीट कर रहे हैं। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द करंट, that is deflection per unit current is called current sensitivity। ये जो phi by I है, ये सेंसिटिव, करंट सेंसिटिविटी। देखो सेंसिटिविटी मतलब कितना सेंसिटिव है वो इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव कब होगा, जब कम करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए। ठीक है ना, कोई भी चीज सेंसिटिव कब होती है, जब छोटी सी चीज उसमें ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। जैसे बोलते हैं पर्सन बहुत सेंसिटिव है, मतलब छोटी सी बात में नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, रोने लगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर छोटे से करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट करंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। इसको इसी तरह से याद रखते हैं, phi by I। तो I जितना कम होगा, करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, या सेम I के लिए phi जितना ज्यादा होगा, करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये किसके बराबर आ जाता है, BNA/C के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब ये कोई भी गैल्वेनोमीटर होता है, उसकी जो कॉइल है उसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, उसको RG से डिनोट कर देते हैं, और एक गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कि गैल्वेनोमीटर उतना करंट कैरी कर सकता है या उतने करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। उस करंट को, मैक्सिमम करंट कैरिंग, जो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर कैरी कर सकता है, उसको IG से डिनोट करते हैं। और ऐसे गैल्वेनोमीटर को क्या बोला जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। तो ये हमें गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर सबने नाम सुना ही होगा, ठीक है, काफी समय से सुना होगा, 9-10 से ही नाम तो सुन लेते हैं। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट मेजर करने के लिए काम की जाती है। अब करंट मेजर तो करती है एमीटर, लेकिन बनता कैसे है। देखो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। देखो गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, लेकिन क्या करता है, वो स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा करंट हम मेजर नहीं कर सकते। जबकि एमीटर हम लार्ज करंट मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो कैसे एमीटर से गैल्वेनोमीटर
कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको शंट बोला जाता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। तो कहीं पर भी वर्ड शंट यूज किया जाता है, दैट मींस हमने एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर है, IG जो मैक्सिमम करंट उससे फ्लो कर सकता है वो है, RG उसका रेजिस्टेंस है, और उसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया शंट, जिसको बोला जाता है। अब क्या होता है कि करंट जो है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाता है, और अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं कि भाई अगर यहां से जब IG करंट जाएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी I है, कि इस एमीटर से मैक्सिमम I करंट भेज सकते हैं। अब डिफ्लेक्शन तो गैल्वेनोमीटर ही दे रहा है, तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस करंट पे देता है? IG। तो अगर बाहर से I करंट आ रहा है, अब इस देखो पूरे को हमने एक डब्बे में बंद कर दिया, अब ये नया डब्बा एमीटर कहला रहा है, तो ये नया डब्बा फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है मान लो I करंट के लिए, यानी I वो मैक्सिमम करंट है जो इस एमीटर से मेजर किया जा सकता है, यानी उस करंट पे गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा होगा? IG। तो शंट से कितना जा रहा होगा? I माइनस IG। तो हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हम उसका यूज कर लेते हैं कि IG RG, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एमीटर के अक्रॉस, और शंट के अक्रॉस हो गया I माइनस IG इंटू S। तो यहां से हम शंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, IG RG अपॉन I माइनस IG। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितना शंट लगाएं इतनी रेंज का एमीटर बनाने के लिए, तो इस तरह से निकाला जा सकता है IG RG अपॉन I माइनस IG। मोस्ट ऑफ द टाइम I IG से बहुत ज्यादा होता है, IG मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, I एम्पियर के ऑर्डर का होता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं IG को I के कंपैरिजन में। तो IG इंटू RG बाय I, इस तरह से ये आ जाता है। ठीक है, अब एमीटर जो है उसका भी एक रेजिस्टर होगा, तो अगर एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो सर्किट में करंट की कैलकुलेशन के लिए एमीटर को एक रेजिस्टेंस की तरह ही हमें ट्रीट करना है। हाँ, कई बार आइडियल एमीटर बोला जाता है, तो आइडियल एमीटर का मतलब होता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आइडियल एमीटर को हम एक प्लेन वायर की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं दिया हुआ है कि आइडियल एमीटर है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसको हम एक प्लेन वायर की तरह मान सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एमीटर का रेजिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है जो भी R है, 2 ओम 4 ओम 5 ओम कुछ भी हो सकता है, तो करंट की कैलकुलेशन के लिए उसको एक रेजिस्टेंस की तरह ही माना जाता है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो किसी और डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम करती है। अच्छा, एक और चीज एमीटर में जो हमें ध्यान रखनी है कि एमीटर को किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट निकालना है उसके सीरीज में लगाया जाता है। देखो एमीटर एक्चुअली क्या करता है, वो खुद से जाने वाला करंट मेजर करता है। देखो एमीटर से करंट जाएगा तो एमीटर डिफ्लेक्शन देगा, तो एमीटर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि दूसरे रेजिस्टर से सर्किट से कितना करंट जा रहा है, एमीटर खुद से जाने वाला करंट देगा। लेकिन सीरीज में सभी चीजों से सेम करंट जाता है, तो इसलिए एमीटर को सीरीज में लगा दिया जाता है कि भाई एमीटर जो रीडिंग देगा वो खुद से जाने वाले करंट की देगा, और सीरीज में सब चीजों से सेम करंट जाता है, तो जो करंट एमीटर से जाएगा वही और डिवाइसेस से भी जा रहा होगा, तो आसानी से एमीटर का करंट मेजर, मतलब एमीटर जो करंट मेजर करेगा वही उस ब्रांच में जाने वाला करंट हो जाएगा। अब ऐसे ही वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने का काम करता है, इसको किसमें लगाया जाता है? पैरेलल में। वोल्ट मीटर भी क्या करता है? खुद के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब पैरेलल में दो चीजों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस है वो उसके पैरेलल में लगी हुई डिवाइस के अक्रॉस भी होगा, तो इनडायरेक्टली हम किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। अब वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, या एमीटर के भी बोल सकते हो, बात वही है। एमीटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसमें हमने रीडिंग बढ़ा दी थी। मान ली मेनली गैल्वेनोमीटर होता है, तो यहाँ पे हम G20 को शो कर सकते हैं। कहीं पे एमीटर भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगाया। देखो शंट जो लगाते हैं एमीटर में वो जनरली स्मॉल वैल्यू का होता है, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो जनरली हाई वैल्यू का होता है। तो अब गैल्वेनोमीटर उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस, और ये मिलकर क्या बनाता है? वोल्ट मीटर।
अब वोल्ट मीटर अगर मैक्सिमम V वोल्ट तक मेजर कर सकता है तो वो मेजर V कर रहा है, यानी उस वक्त गैल्वेनोमीटर का करंट मैक्सिमम होगा। और अब ये पूरा वोल्ट मीटर है तो इस A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा। कब? जब इससे करंट जा रहा होगा IG, तो V किसके बराबर हो जाएगा? IG इंटू RG, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IG इंटू R। ठीक है, R ये जो है इस जो रेजिस्टेंस हमने लगाया RS, ठीक है, इन्होंने RS बोला हुआ, ठीक है, ये RS लिखा हुआ, ठीक है, ओके। तो RS जो सीरीज में रेजिस्टेंस हमने लगाया दिस, तो इसे RS की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या आ जाती है? V बाय IG माइनस RG। इसमें जनरली यही फॉर्मूला ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कई बार क्या होता है, RG जैसे नेग्लिजिबल है, V बाय IG आ गया मतलब 10,000, RG है 5 ओम, तो कई बार हो सकता है उसको नेग्लेक्ट कर दें, तो ऐसे भी दिया जा सकता है V बाय IG। लेकिन ध्यान रखना है, ये चेक करना है कि कई बार वैल्यू 10,000 और 9,995 दी हुई, तो 9,995 निकाल लिखनी पड़ेगी हमें अगर RG 5 है। तो इसमें ज्यादातर ये फॉर्मूला देखना है। हाँ, बाई चांस ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर हम उसको RG वाली टर्म को इग्नोर करके अप्रोक्सीमेट आंसर देख सकते हैं V बाय IG। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है, देखो एमीटर अच्छा वो होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है उसके सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर से। ऐसी अच्छा वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई वैल्यू का होता है उसके पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। और आइडियल एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल एमीटर को हम ओपन सर्किट की तरह मान सकते हैं। तो अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर, शायद मैंने एमीटर बोल दिया था गलती से, तो आइडियल वोल्ट मीटर को हम एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। आइडियल एमीटर को तो प्लेन वायर की तरह मान सकते हैं। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एन ओपन सर्किट, मतलब उसमें से करंट जीरो मान सकते हैं। हाँ, अगर वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो करंट की कैलकुलेशन के लिए उसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह मानेंगे। तो अगर वोल्ट मीटर दिया हुआ है और उसका कुछ रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है R या RV, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट इट इज जस्ट अ रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू RV। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और होते हैं। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के, फाइंड करने के काम आता है यूजिंग नोन रेजिस्टेंस। अब इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों देते हैं? एक्चुअली इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज की जाती है। तो एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, ये कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, एक गैप होता है, 2 गैप, एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स है जिसका रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता होती है। और दूसरे बॉक्स में अननोन रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस नोन होता है लेकिन इसकी वैल्यू वेरी की जा सकती है, मतलब जरूरत पड़ने पे चेंज की जा सकती है। और ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, जनरली कांस्टेंटन या मैंगानीन का बना होता है। एक्चुअली कांस्टेंटन और मैंगानीन, एक तो इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और जल्दी से इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। जैसे हमने देखा टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो इनका इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है। तो इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। इसमें अब क्या होता है कि ये डी वाले पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करते हैं, एक जॉकी रहती है जिसको इस वायर पे मूव करते हैं। ए और सी पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्टेड रहती है और ये पॉइंट, इस जॉकी को मूव करके हम क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। बैलेंस पॉइंट मतलब जब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो हो जाता है। एक्चुअली ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क की तरह ही हो जाता है। जैसे हम देखें, ए वाला पॉइंट है, एक सी वाला पॉइंट है, एक डी वाला पॉइंट है, एक बी वाला पॉइंट हो गया। तो देखो एक्चुअली ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। डी और सी के बीच में ये अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, और ये वाला हमारे पास नोन रेजिस्टेंस होता है। फिर ए और बी के बीच में ये एक वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। मान लो एल लेंथ पे बैलेंस पॉइंट आया तो रो एल बाय ए, ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस एल बाय ए। अब ए और सी के बीच में बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और डी और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इस तरह से। तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क बन जाता है। अब जब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो होगा
तो क्या होता है, जो ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस है उनका प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो R इंटू रो इंटू 100 माइनस L बाय A इज इक्वल टू S इंटू रो L बाय A आ जाएगा। तो रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R बाय S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, या R बाय L इज इक्वल टू, ऐसे भी बोल सकते हैं, S बाय 100 माइनस L। ठीक है, 100 यहाँ पे सेंटीमीटर में है, L भी सेंटीमीटर में है, तो वो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो होगा तो लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, लेफ्ट साइड की लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड का रेजिस्टेंस अपॉन राइट साइड की लेंथ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, और हमें ये लेंथ मेजर कर ली, बैलेंस लेंथ, उससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये मीटर ब्रिज इस तरह से काम करता है। फिर एक डिवाइस होती है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। पोटेंशियोमीटर जो है ये भी है थोड़ा सा मीटर ब्रिज जैसा ही, एक वायर होती है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबी होती है, लेकिन यहाँ पे काफी लंबी होती है, एक्चुअली 10 मीटर के आसपास होती है। और कई बार हम देखते हैं कि लेबोरेटरी इतनी बड़ी नहीं होती, 10 मीटर बहुत बड़ा होता है, तो हम उस वायर को ऐसे, आप देखेंगे कभी लेबोरेटरी में, तो ऐसे बार बार ऐसे फोल्ड कर करके लगा दिया जाता है, जिससे कि उसको कम जगह पे उसको इंस्ट्रूमेंट को रखा जा सके। अब इसमें भी क्या होता है, इस वायर को पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ये भी जनरली मैंगानीन या कांस्टेंटन की बनी होती है, ठीक है। और इसके दो एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये पूरा सर्किट प्राइमरी सर्किट कहलाता है। इस प्राइमरी सर्किट से हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। और ये यूनिफॉर्म वायर होती है कांस्टेंट रेजिस्टिविटी की, तो इसके हर स्मॉल पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बराबर बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम इससे जाने वाला करंट निकाल लेते हैं। इस वायर से कितना करंट जा रहा होगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R। E ईएमएफ हो गया इस प्राइमरी सेल का, R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। कई बार कोई और रेजिस्टेंस लगा होगा सर्किट में तो वो भी आ जाता है। कई बार हम लगा देते हैं यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे कि हम अपने हिसाब से जो रीडिंग है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकें। क्यों एडजस्ट करते हैं, एक्चुअली मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों में ही अगर हमें एरर को मिनिमाइज करना होता है तो जो बैलेंस पॉइंट है वो मिड पॉइंट के नजदीक लाना होता है। जैसे मीटर ब्रिज में 40 टू 60 सेंटीमीटर के बीच में अगर बैलेंस पॉइंट आएगा तो वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आती है, एरर मिनिमाइज हो जाता है। सेम चीज पोटेंशियोमीटर में भी होती है। इसीलिए मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, जिससे हम रेजिस्टेंस को चेंज करके बैलेंस पॉइंट को मिड पॉइंट के नजदीक ला सके। ऐसे यहां पर कई बार रियोस्टेट लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको वेरी करके हम बैलेंस पॉइंट को मिड पॉइंट के नजदीक ला सकते हैं। तो हमने प्राइमरी सर्किट से पहले क्या निकाल लिया, करंट। अब जितने भी रेजिस्टेंस वो सब आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएंगे, तो E बाय आर प्लस आर। अब ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इससे भी ये आई करंट जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस वायर के अक्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू कैपिटल R। कैपिटल R इसका रेजिस्टेंस हो गया वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो VA माइनस VB बाय L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया प्राइमरी सर्किट से। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो मेनली सेकेंडरी सर्किट में होता है, जो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस हम और चीजें ऐड करते हैं, उसको आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पहला जो एप्लीकेशन है, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल एंड कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो कैसे हम ईएमएफ जो है अननोन सेल का निकालते हैं, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, हमने प्राइमरी सर्किट की कैलकुलेशन सॉल्व कर रखी थी ऑलरेडी। सेकेंडरी सर्किट में हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है, E1 R1 इस तरह से, यहां से गैल्वेनोमीटर लिया और एक जॉकी लेके मूव कराया और बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन किया। अब बैलेंस पॉइंट अगर ऑब्टेन किया, जीरो करंट का मतलब है, बैलेंस पॉइंट मतलब जीरो करंट। अब अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में होगा वही सेल के अक्रॉस होगा। और अगर सेल से करंट नहीं जा रहा है तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाल लिया था। अब मान लो ये बैलेंस लेंथ आ जाती है कुछ L1,
तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने X से डिनोट किया, तो X इंटू L1 ऐसे लिख देते हैं, कई बार K से भी कर देते हैं। ठीक है, तो बस यही है। तो हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर के एक एंड से एक सेल कनेक्ट किया, ठीक है, बैलेंस पॉइंट देखा और लेंथ मेजर कर ली, तो जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो ये तो ऐसे हमने ईएमएफ फाइंड कर लिया एक सेल का। अब कंपेयर कैसे करोगे, तो एक बार एक सेल लगाया, बैलेंस पॉइंट निकाल लिया, E1 इज इक्वल टू XL1, फिर दूसरा सेल लगाया, बैलेंस पॉइंट निकाल लिया, E2 इज इक्वल टू XL2, और फिर दोनों का रेशियो ले लिया, तो E1 बाय E2 किसके बराबर आ गया, L1 बाय L2 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो बाई चांस कभी हमें X नहीं पता, प्राइमरी सर्किट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन एक सेल है जिसका हमें EMF पता है, तो हमने पहले वो नोन सेल वाला EMF लगा दिया E1, फिर अननोन वाला लगा दिया E2, L1 L2 हमने मेजर कर लिया। तो इस तरह से भी हम अननोन सेल का EMF निकाल सकते हैं विदाउट इवन नोइंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड करंट इफ रेजिस्टेंस इज नोन। तो अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो करंट बता सकते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, एलिमेंट के अक्रॉस। तो फिर से हमने क्या किया, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट बताना है उसके एक एंड को पोटेंशियोमीटर के वायर के एक एंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरे से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन कर लिया। अब बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में आएगा वही रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो VA माइनस VC किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू जो लेंथ है L1, और रेजिस्टर से अगर I करंट जा रहा है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस IR1 के बराबर हो जाएगा। तो IR1 इज इक्वल टू X इंटू L1, तो यहां से I की वैल्यू आ रहेगी XL1 बाय R1। ऐसे अगर मैं R2 की वैल्यू पता है तो R2 के क्रॉस, R2 की वैल्यू मतलब R2 से जाने वाला करंट भी बताया जा सकता था, मतलब समझ आ रहा है, हमें इस सर्किट से करंट बताना है। तो R1 की वैल्यू पता है तो R1 से बताया जा सकता था, R2 की पता होती तो R2 के अक्रॉस कर देते, ए वाले पॉइंट को इधर कनेक्ट कर देते, दूसरे पॉइंट को इधर से बैलेंस पॉइंट ले लेते। तो ऐसे कोई भी एक रेजिस्टेंस पता हो किसी सर्किट में सीरीज में, तो हम उस सर्किट से जाने वाला करंट बता सकते हैं। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर से सेल को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। मान लो वो लेंथ आ गई L1, तो इस सेल का EMF E डैश, इंटरनल रेजिस्टेंस R डैश है, तो E डैश इज इक्वल टू XL1 आ गया, जैसे हमने पहले देखा था। फिर हम क्या करते हैं, सेल के पैरेलल में एक नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, नोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो हमने नोन रेजिस्टेंस लगा दिया सेल के पैरेलल में, और फिर से बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं। अब बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या है, यहां से जाने वाला करंट जीरो, अगर यहां से जाने वाला करंट जीरो है तो यहां वाला भी जीरो होगा इस ब्रांच का। तो यानी लेकिन अब इस सर्किट में तो अपना करंट फ्लो कर रहा होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, E डैश बाय R डैश प्लस R। अब बैलेंस पॉइंट आने का मतलब जो पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के बीच में है वही इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, और जो इन दो के बीच में वही इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा। तो यानी कि ये जो करंट I यहां से जा रहा है, तो I इंटू R किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये और ये, इनके बीच में क्या हो गया, X इंटू L2। I इज इक्वल टू X इंटू L2 बाई R, I की वैल्यू E डैश बाई R डैश प्लस R, ये हमने रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब हमने 1 और 2 को क्या कर दिया, सॉल्व किया, या E डैश को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ऐसा बोल दो, तो E डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, ये आ गया XL1 अपॉन R डैश प्लस R इज इक्वल टू XL2 बाय R। यहां से R डैश की वैल्यू निकाली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो क्या आ जाता है, L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। तो हमने पहली जो लेंथ निकाली वो दूसरी लेंथ निकाली, उनका रेशियो ले लें, 1 माइनस करें, और जो नॉन रेजिस्टेंस था कैपिटल R उससे मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये पोटेंशियोमीटर के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट हो गया। एक दो एग्जांपल हम आज की क्लास में करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो कैपेसिटर वाला पार्ट हमारा रह गया था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, वो भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है डेरिवेशन के वक्त, इसलिए हम उसको यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हमने क्या देखा है, किसी कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हैं तो उस पर चार्ज क्या करता है, बढ़ता है।
जीरो से बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक आता है। जनरली हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, चार्ज हमेशा स्टेडी स्टेट पे कांस्टेंट हो जाता है, करंट जीरो। लेकिन वो चार्ज जो ग्रो करता है, आता है, वो कैसे आता है? तो मान लो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, उसके साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो किसी भी टाइम पे जो चार्ज है, पहले तो एक्सप्रेशन याद रखना ही है, ज्यादातर यही काम आता है। तो चार्ज किस तरह से आता है? ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। देखो डिराइव कैसे किया जाता है, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम किसी भी टाइम पे क्या मान लेते हैं कि मान लिया हमने करंट आई फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई आर, इस पे मान लो उस वक्त क्यू चार्ज आ गया माइनस क्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्यू बाय सी। बैटरी के अक्रॉस हमेशा ई होता है, तो ये केवीएल लगाएंगे, ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। तो ई माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू आई, आई क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब इसको इंटीग्रेशन बना के हम सॉल्व करते हैं, और किसी भी टाइम पर जो चार्ज आ जाता है सॉल्व करके, वो आ जाता है ईसी। ईसी क्या है? मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पे आएगा, इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब इसमें देखो ज्यादातर सवाल किस पे? आरसी पे भी पूछे जाते हैं। अब देखो ई की पावर, हमेशा पावर जो आएगी ई की, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी मतलब आर सी डायमेंशनली टाइम को डिनोट करेगा, और ये एक सर्किट के लिए कांस्टेंट होगा, आर और सी दोनों कांस्टेंट है। तो इस आर सी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। तो आर सी इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। उसको टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो टाइम कांस्टेंट जो है उसको टाउ इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो डायमेंशन एनालिसिस में भी कई बार ये काम आ जाता है, आर सी की डायमेंशन पूछते हैं, हम आर की अलग देखें, सी की अलग देखें, कंफ्यूज होते हैं। सीधे आर सी का प्रोडक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो एक टाइम कांस्टेंट के बाद जब टी भी आर सी या टाउ के बराबर हो जाएगा, तो ये ई की पावर -1 बचेगा। 1 बाई ई जो है ये 0.37 के बराबर होता है। तो क्यू कितना आ जाता है? 0.63 ई सी। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो चार्ज क्या होता है? एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो करता है। मैक्सिमम ईसी होगा, वो तो इनफाइनाइट टाइम पे होगा थ्योरेटिकली, बाकी प्रैक्टिकली उसको होने में 5-6 टाइम कांस्टेंट के आसपास लगते हैं, मैक्सिमम चार्ज आने में लगभग। और वो टाइम कांस्टेंट काफी कम होता है, मिली सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो 1 सेकेंड से कम में ही पूरा कैपेसिटर चार्ज जनरली हो जाता है। एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो 60 चार्ज है वो 63% आ जाएगा मैक्सिमम का, 0.63 ईसी। अच्छा करंट निकालेंगे, तो करंट डी क्यू बाई डी टी से निकालेंगे, तो करंट क्या आ जाता है? करंट इस तरह का आ जाता है, ये यहां पर E बाय आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। करंट एक्सपोनेंशियली डिके करता है, शुरू में मैक्सिमम होता है E बाय आर, धीरे धीरे कम होते होते जीरो को अप्रोच करता है, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.37, यानी कि 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब हम बात करें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब अगर कैपेसिटर पे पहले से चार्ज है, उसको एक रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फाइनली पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। कई बार ये भी पूछते हैं कि टोटल कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी या कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर थी वो पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब चार्ज क्या होगा किसी भी टाइम पे? तो देखो यहाँ पे चार्ज भी डिक्रीज होता है टाइम के साथ, करंट भी डिक्रीज होता है। इसमें भी इंटीग्रेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी याद भी रखना है कि चार्ज किसी भी टाइम पर क्या हो जाता है? इनिशियल चार्ज इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, या इसको ऐसे बोल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू इनिशियल ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, आर सी इज टाइम कांस्टेंट। और करंट क्या आ जाता है? क्यू बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो चार्ज मैक्सिमम से घटते घटते जीरो हो जाता है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद 0.37 बचेगा ऑफ मैक्सिमम। करंट भी यहाँ पे ई बाय आर शुरू में होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना हो जाता है? 0.37 ई बाय आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो 1 बाय ई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ जाते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा। कई बार दो टाइम कांस्टेंट के बाद पूछ ले, तो दो टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू 2 टाउ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है हम परेशान हो जाते हैं कैलकुलेशन में, तो वो नहीं होना है। तो q इज इक्वल टू क्यू ई की पावर -2 आ जाएगा। तब तुम बोलोगे सर ई की पावर -2 तो आपने बताया नहीं, तो 1 बाई ई बताया ना, तो 1 बाई ई का स्क्वायर आ गया ये, तो कोई बात नहीं। 1 बाई ई कितना है? 0.37। अब 0.37 का स्क्वायर कर लो और सॉल्व कर लो। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट अब पूरा कंप्लीट हो गया कैपेसिटर करंट का। कुछ एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं जो अभी हमने आज पढ़ा,
रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन एटसेट्रा पे, ठीक है, और फिर और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में उसके प्रॉब्लम लेंगे। तो अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा है। देखो अब इसमें क्या होता है, वैसे सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा, ज्यादातर ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। कई बार हमको लगता है एक लाइन में है सीरीज में, देखो एक लाइन में है सीरीज में नहीं बोल सकते, क्यों? सीरीज में तब होती है चीजें जब वो एक लाइन में है लेकिन बीच से कोई और कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक वायर और निकाल दिया, एक वायर और निकाल दिया, ऐसा। फिर कई बार हमें ये भी लगता है कि अरे यार एक वायर निकाल दिया तो सारा करंट इस वायर से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अगर एक रेजिस्टर और वायर पूरा पैरेलल में है तो सारा करंट यहां से चला जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये रेजिस्टर यहाँ एंड हो रहा है, ये वायर यहाँ एंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोलना करंट में भी कि सारा करंट ऊपर वाली वायर से चला जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो ऐसे केस में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढने। जैसे ये ए है, तो जो प्लेन वायर से कनेक्टेड पॉइंट है उनका सबका पोटेंशियल सेम रहता है, तो उनका हम सेम नाम दे सकते हैं ए। ये पूरा कॉमन पोटेंशियल वाला है तो इसको भी ए बोल सकता हूं। ये बी है, ठीक है, ये पूरा प्लेन वायर से कनेक्टेड है, इसको भी बी बोल सकते हैं। तो ऐसे देख लेंगे कितने अलग अलग पोटेंशियल के पॉइंट्स आए, तो यहाँ दो ही आए तो हमने दो लिख दिया। अब देख ले ये वाला जो रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, तो इसको ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दें। ये वाला भी ए और बी, अच्छा बी और ए या ए और बी फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस, ठीक है, कैसे लगा हुआ है बात वही है, चाहे ए और बी बोल दो, क्योंकि रेजिस्टेंस को सीधा लगाओ उल्टा लगाओ उतना ही रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। ये वाला ए और बी के बीच में लगा हुआ है। तो अब देखेंगे तो आसानी से दिख जाएगा कि तीनों किसमें आ रहे हैं, पैरेलल में। अच्छा और एक और चीज, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, जैसे n रेजिस्टेंस पैरेलल में और आइडेंटिकल, तो इक्विवेलेंट r बाय n हम सीधे बोल सकते हैं। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में तो डायरेक्टली r बाय 3। कैसे? देखो अगर आइडेंटिकल पैरेलल में है तो क्या रहेगा, 1 बाय r प्लस 1 बाय r, ऐसी टर्म्स आएगी। मान लो n है, ऐसे n टर्म्स आ गई तो ये n बाय r आ जाएगा। तो जो r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो r बाय n, और सीरीज में अगर आइडेंटिकल होंगे तो सीधे n r आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर ऐसे सॉल्व करके हमने इक्विवेलेंट वैल्यूज की निकाली हुई है। चलिए अब इसी में क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऊपर वाली ब्रांच में। अब क्या पूछा है, फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस P इफ वोल्टेज सप्लाई बिटवीन A एंड B इज V वोल्ट। अब करंट बताना है। अच्छा करंट के लिए कई बार इक्विवेलेंट निकालना हेल्पफुल हो भी सकता है, कई बार उसके बिना भी हो सकता है काम आ जाए, क्योंकि करंट के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब V वोल्ट लगाया हमने A और B के अक्रॉस, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल मान लेते हैं, ये 0, ये V हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लेन वायर है, ये V है, ये V हो गया। इस वाले पॉइंट का मुझे नहीं पता। अब मैं देखो इसमें कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकता हूं, या हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे उसका भी यूज कर सकते हैं सीधे, कि इसका पोटेंशियल में x मान लो। अब हमने क्या बोला था, एक जंक्शन से जाने वाला नेट करंट 0 होगा, तो मैं एक करंट यहां जाता हुआ मान लू, एक यहां एक यहां, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 0 बाय r। इस वाले की क्या हो जाएगी, x माइनस v बाय r, और इधर वाले की क्या हो जाएगी, x माइनस 0 बाय r इज इक्वल टू 0। r सब जगह से मल्टीप्लाई करोगे हट जाएगा, तो यह रहेगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x इज इक्वल टू v, x इज इक्वल टू v बाय 3। तो x की वैल्यू v बाय 3 आ गई। तो ये जो ऊपर वाला रेजिस्टर है इसमें करंट एक्चुअली ये v वाला पोटेंशियल है, ये v बाय 3, तो करंट एक्चुअली में ऐसे जा रहा होगा, और उस करंट की वैल्यू होगी v माइनस v बाय 3, यानी कि 2v बाय 3 डिवाइडेड बाय r, तो 2v बाय 3r। तो इस तरह से हम करंट बता सकते हैं, ठीक है। ये हमने उसी को सॉल्व करके, यहाँ पे इन्होंने इक्विवेलेंट का भी यूज किया है थोड़ा सा, हम बिना इक्विवेलेंट के भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का। इसमें अब हमसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और करंट क्या होगा। देखो इसमें व्हीटस्टोन नेटवर्क आ रहा है, ये डायरेक्ट वैसा नहीं है लेकिन देखोगे वैसा ही है। अगर मैं इसको यहां से भी कनेक्ट कर देता रेजिस्टेंस को, इसको यहां से, तो एक ही बात थी, कोई अलग बात नहीं थी। अब इसका रेशो भी देख ले, व्हीटस्टोन तो है लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए, बैलेंस मतलब रेशो सेम होना चाहिए। तो 10/5 कितना होगा, तो 10/5 इज 2, 6/3 इज 2, तो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन।
तो बैलेंस है तो ये वाला हट जाएगा, इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो ये 10 और 6 किस में आ जाएंगे, सीरीज में 16, 5 और 3 किस में आ जाएंगे, 16, और ये वाला 16 भी देखें तो सारे सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड, इन सबका पोटेंशियल सेम होगा, इधर वालों का और इधर वालों का, तो ये पैरेलल में आ गए। तो 60 सॉरी ये 16 नहीं, बीच वाला 8 हो गया, सॉरी। अब पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट तो हम वैसे ही 1/r से निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो हमने देखा आइडेंटिकल का r/n हो जाता है, तो 16 और 16 का हम देखें पहले, तो 16 और 16 का क्या हो जाएगा 8, और 8 और 8 का क्या हो जाएगा 4, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इस पूरे का इक्विवेलेंट 4 आ जाएगा। ये वाला 4 इस 1 ओम के साथ किसमें आएगा, पैरेलल में, तो 4 + 1 5 हो गया, तो करंट यहां से कितना आ जाएगा 60/5, 60/5 हमारे पास आ जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, ये 12 एम्पियर चला गया। अब हर रेजिस्टर से करंट बताना था। अब देखो फिर से थोड़ा दिमाग लगाएं कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इनवर्स रेशियो में, या आइडेंटिकल है तो बराबर बराबर। अब 2 में करते हैं वो, तो ये 8 था, हमने देखा 16 और 16 का भी इक्विवेलेंट 8 था, तो यानी इस 8 से आधा चला जाएगा, 12 का आधा 6 एम्पियर, बाकी आधा बचे हुए 8 से चला जाएगा। बचा हुआ 8 क्या था, ये 16 और 16 का कॉम्बिनेशन, और वो भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 16 16 का कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन को अलग करोगे तो 16 16, तो 6 जो बचा हुआ था उसका आधा इधर से चला जाएगा, आधा इधर से। अब अगर ऐसे नहीं करना है, तुम बोलोगे सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने, तो कोई बात नहीं, कि ऐसे नहीं करना तो ऊपर वाला 16 एम्पियर था, 16 एम्पियर नहीं सॉरी 16 ओम था, ये 8 ओम था, और नीचे वाला भी 16 ओम था। ठीक है, यहां से कितना करंट आ रहा था 12 एम्पियर, हमें इस पूरे का इक्विवेलेंट पता था कितना, 16 और 16 का 8 और 8 और 8 का 4, तो पूरे के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते थे। 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 वोल्ट, तो यानी 48 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और पैरेलल में सबके अक्रॉस सेम होता है, तो यहां से कितना करंट जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 16 3 एम्पियर, यहां से 48 डिवाइडेड बाय 8 6 एम्पियर, यहां से 48/16 3 एम्पियर, ऐसे करंट बता सकते थे। ठीक है, यही हमने यहां पर सॉल्व करके इसको निकाला हुआ है चीजों को। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा आती है, और आगे कई टॉपिक्स में इसका यूज होता है, कॉन्सेप्ट जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है जगह जगह अप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, तो जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है उसमें हर जगह इसका यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से आपको आना चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, गुड लक, हैव अ नाइस डे।